चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे आप एलटी का दे रहे हो या पीजीटी टीजीटी, जो फिर आगामी अगर आप हिस्ट्री से भी तैयारी किसी सब्जेक्ट की कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये लाभदायक रहेगा। क्योंकि जो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है चित्रकला के अंतर्गत, अगर हम कहें ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है। मुगल चित्रकला का इतिहास हम समझते हैं, और मुगल चित्रकला की जब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसका जो प्रारंभ होता है वो 1526 से 1757 ईसा के बीच का ये पीरियड माना जाता है। कौन सा? मुगल चित्रकला के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? चित्रकला के अंतर्गत जो विकास कार्य हुए या जो चित्रकला अपने उन्नति को पहुंची तो हम कहेंगे वो 1526 से 1757। हम इसमें क्या चीजें देखेंगे, अगर हमें कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से भी आप कहीं पर आता है कि कौन सी शताब्दी में हुई, तो ये देखिए 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य का भी यहाँ पर जिक्र आता है। कहीं पर अगर आता है कि सन के आधार पर अगर 1526 से 1757 ईस्वी के बीच में हुआ था, 16वीं या 18वीं शताब्दी के मध्य बीच एक माना जाता है। ठीक है, देखिए हम इसमें जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक चर्चा करेंगे मुगल चित्रकला में उसकी भूमिका क्या रही, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जब हम मुगल चित्रकला की बात करते हैं तो भारत में जिस प्रकार से मुगल चित्रकला का जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की जो अवधि का जो काल खंड है, जो ये समय था जब मुगलों ने क्या किया था, भारत के बहुत बड़े हिस्से में अपना क्या करता था, आधिपत्य या कहीं अपना शासन स्थापित कर लिया गया था। तो मुगल चित्रकला का जो विकास, अगर हम बात करें किन सम्राटों के बीच में मुगल चित्रकला का इतिहास रहा, अगर हम देखें सम्राटों की बात करते हैं, कौन से सम्राट की हम बात करते हैं तो क्रमशः कुछ सम्राटों का नाम मैं यहाँ पर आपके लिखने जा रहा हूँ। ये जो सम्राट हैं ये मुगल चित्रकला के विकास में इन सम्राटों ने कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने क्या करी, कहीं ना कहीं दी। अब ये महत्वपूर्ण भूमिका कैसे दी उसको देखिए जब हम कहते हैं कि मुगल काल में जब चित्रकला के अंतर्गत सम्राट कौन से थे, ऐसे कौन से सम्राट रहे जिन्होंने मुगल काल में जो चित्रकला की हम जहां पर बात करते हैं तो इसको जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का जो कार्य करा, वो कुछ सम्राट हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, इसके शासनकाल में चित्रकला बहुत ज्यादा उन्नति के शिखर पर पहुंची या कहूं तो कहीं ना कहीं ये स्वर्ण काल को प्राप्त हुई। देखिए कौन कौन से शासक थे। अकबर था, ठीक है, दूसरा आपका जहांगीर, ये जहांगीर था, और तीसरा अगर हम बात करें शाहजहां, ये शाहजहां था। ठीक है, यह देखिए हम बात कर रहे हैं जहांगीर था, शाहजहां था और साथ ही अकबर था। इनके शासनकाल में क्या हुआ, जो मुगल चित्रकला उन्नति के शिखर को पहुंची। और मुगल चित्रकला का जो रूप है, अगर हम मुगल चित्रकला का वास्तविक उसका स्वरूप देखें, उसका दर्पण को देखें तो उसका जो दर्पण है वो फारसी का हम बात करते हैं, फारसी यूनान की जो हम बात करते हैं, क्योंकि जो बाबर था यूनान से आया हुआ ये सम्राट था। ठीक है, और फारस देश से मुगल आए थे। मुगलों का इतिहास बड़ा ही विचित्र रहा। हमने जो कल कहा, आरती मेरी आवाज आ रही है आप तक बेटा? जी सर आ रही है। ध्यान में रखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक है मुगल काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है जी सर। देखिए जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल, देखिए हिस्ट्री वाला जो बच्चा होता है वो क्या पढ़ता है, वो हिस्ट्री में जो पढ़ता है कि मुगल कब आए, भारत में कौन सी लड़ाई गई, दिल्ली में कब शासन करा, उसने कौन सा युद्ध जीता, और पानीपत का युद्ध कब हुआ, और किस राजा के साथ उसने लड़ाई करी, कितने उनके द्वारा समाज में कौन कौन से कर लगाए गए हैं, उन्होंने किस प्रकार से समाज में उत्पीड़न करा, किस प्रकार से सैनिकों का जो विद्रोह हुआ या कहें उनमें किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम ये तमाम जो चीजें रही, कि तमाम चीजों का अध्ययन हम जो बात करते हैं वो इतिहास के संदर्भ में करते हैं। जब हम चित्रकला के संदर्भ में बात करते हैं तो हम मुगलों का वो पक्ष को दरकिनार कर देते हैं। हम वो जो पक्ष है मुगलों का, हमारे सामने एक अच्छाई, एक हम सौंदर्य परिपूर्ण वाला एक मुगलों का हम साम्राज्य को हम दर्पण देखते हैं। तो हम यहाँ पर उनकी
किस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन था, किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, कितनी लड़ाई करी, क्या समाज में कुरीतियां फैलाई, कितने चीजों का उन्होंने गलत करा या सही करा, हम उन पर चर्चा नहीं करते। हम यहाँ पर जो चर्चा करते हैं, हम वहां पर विशेषकर हम कहते हैं कि मुगलों द्वारा किस प्रकार से कला को आगे बढ़ाया गया, कौन कौन सा योगदान इनके दिया। अगर हम भारत में अगर देखें ओबियसली पूरी तरीके से देखें तो मुगलों का ही सबसे ज्यादा योगदान रहा चित्रकला के अंतर्गत। चाहे हम चित्रकला की बात करें, स्थापत्य कला की बात करें, या आपके जो काष्ठ कला की बात करें, तो जितने भी कलाएं, जो 5 कलाएं हैं, उन 5 कलाओं को जो एक बहुत आकार जो कहें, एक सुंदर आकार जो दिया हुआ आपके मुगलों ने दिया। हमने जो बात करी कि जो सम्राट थे जिनके समय में ये मुगल काल में जो चित्रकला का विकास हुआ, अकबर था, जहांगीर था और शाहजहां ये व्यक्ति था, ठीक है। ये जो थे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने अपने योगदान दिया। और मुगल चित्रकला का जो स्वरूप किया, हमने कहा कि फारसी ये रहा। और साथ ही अगर हम देखें फारसी और भारतीय शैली के मिश्रण से जिस शैली का उदय हुआ, वो शैली कौन रहा, वो मुगल शैली के रूप में वो जन्मी। देखिए हम कहते हैं फारसी और साथ ही देखिए, अगर आप बहुत डीपली पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर हम भारतीय शैली की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भारतीय शैली कौन सी थी, तो अगर हम बात करें वो थी आपकी राजस्थानी। ये राजस्थानी शैली का मिश्रण जो हुआ, या इसको हम भारतीय भी यहाँ पर लिख देते हैं, भारतीय, ठीक है, भारतीय शैलियों का। अब इन दोनों का जब मिलन हुआ, तो जो नई शैली का जो उदय हुआ, वो मुगल शैली के रूप में जन्मी। तो मुगल शैली हम पहले थोड़ा जानते थे कि मुगल ये है, ये जो नाम आया वो बाद में आया, मुगल शैली, ठीक है। क्योंकि राजस्थानी जो फारसी है, फारसी और साथ ही जो भारतीय चित्रकला की जो बात कह रहा हूं, तो इनके जब मिश्रण की जब बात करते हैं, तो वो उस मिश्रण से, या कहें जो विभिन्न सांस्कृतिक पहलू जो उनका जो संयोजन रहा, उस संयोजन से जो चीजें उभर के समक्ष आई, वो मुगल शैली के रूप में हमें उनका दर्पण देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं कि भैया मुगल चित्रकला का इतिहास की अगर हम बात करते हैं, किस प्रकार से ये इतिहास रहा मुगल चित्रकला का, उसको भी देखना बड़ा दिलचस्प रहता है। देखिए भारत में अगर हम बात करें, भारत में मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ मुगल चित्रकला का, देखिए बाबर जो था वो यूनान का, जो फारसी ये मुगल ये तुर्क का ये सम्राट था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसने भारत में जब आए, ये 1526 में जब ये भारत में आया, जिस प्रकार से इसने भारत के बड़े राज्य को, एक हिस्से को जब इसने फतह कर लिया, तो मैंने कल भी ये कहा था कि भैया ये डर, उसका जो काम था, अगर आप बाबर का समय देखोगे ना, बाबर का समय में अगर देखोगे तो चित्रकला की उन्नति नहीं हुई। चित्रकला की उन्नति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इसके समय में इसने भारत को अपने अधीन करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। जब इसका पुत्र आया, ठीक है, जब इसका पुत्र आया, तो कहीं ना कहीं हुमायूं ने क्या करा, चित्रकला के अंतर्गत इसने अपना योगदान दिया। अब देखिए जो बाबर था ना, बाबर की अगर मैं बात करूं, अगर अभी थोड़ी देर में जब हम बाबरनामा के बारे में जब चर्चा करेंगे, बाबर का एक जो टॉपिक आएगा वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत होगा, याद रखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अगर यहाँ पर पढ़ना है तो आपको वो चीजें बहुत ज्यादा डीपली मैं बताऊंगा, ये नहीं कि भैया आपको मैंने ऊपर ऊपर ही बढ़ा दिया, नहीं, यहाँ पर चलता है डीपली चलेगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ उसका एक खाका आपके सामने रख रहा हूँ, किस प्रकार से शुरुआत हुई। देखिए जो बाबर था ना, वो आपका संस्थापक था, ये संस्थापक के रूप में, ये रूप में कौन था, आपका बाबर था। हुमायूं की अगर बात करते हैं तो इसने मुगल काल की क्या रखी, मुगल काल की या मुगल शैली की, अगर हम बात करें मुगल शैली की नींव रखने का कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया गया था, वो हुमायूं के द्वारा किया गया था, और जो बाबर था वो उसका संस्थापक के रूप में था, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि भारत की जो मुगल चित्रकला में हुमायूं के जो शासनकाल के दौरान जिस प्रकार से चित्रकला विकसित हुई, और जब इसने अपने जो इसके जो निवास स्थान की करें, जो जिस प्रकार से इसने निवास जो स्थान जो बनाया भारत को, भारत में किस प्रकार से ये लौटा, तो जब ये लौटा तो ये अपने साथ दो चित्रकारों को, जो दो फारसी के जो बहुत बड़े दो चित्रकार रहे, उन दो चित्रकारों को अपने साथ लेके आया। आरती, उन दो चित्रकारों का नाम जानते हो जो फारस से आए थे, दो चित्रकारों के नाम बता पाओगे? जी सर, ये बताइए। अब्दुल समद सिराज जी, यस, और दूसरा कौन था? मीर सैयद अली। बिल्कुल सही। ये दो जो चित्रकार थे, ये अपने साथ इनको लेके आया, और इन दोनों चित्रकारों ने क्या करा,
जब भारत में ये अब आए तो इन्होंने स्थानीय कार्यों को, जो स्थानीय कला, अगर हम मान लीजिए अगर आप उत्तराखंड में आते हैं, आप उत्तराखंड में अगर रहते हैं तो उत्तराखंड मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको एक टॉपिक दिया जाए उत्तराखंड की लोक संस्कृति या लोक कलाओं के बारे में टॉपिक दे दिया जाए। आप उत्तराखंड में रहकर ही आप पीएचडी कर रही हैं तो आपको क्या देखने को मिला, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की लोक कलाओं पर आप उन पर ही अध्ययन करोगे, उन पर ही क्या करोगे, चित्र बनाना शुरू करोगे, क्योंकि आपके थीम है, तो कहीं ना कहीं फिर बाद में उससे आपको लगाव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भारत में जब ये दो चित्रकार आए तो इन्होंने क्या करा, इन कलाकारों ने जो स्थानीय कलाओं की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी स्थिति वहां पर दर्ज कराई, किस प्रकार से उन जो स्थानीय कलाकृतियां थी या उनको भी अडॉप्ट करी और किस प्रकार से इसने अपनी स्थिति दर्ज कराई। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, मुगल काल का धीरे धीरे करके इन्होंने विकास प्रारंभ कर दिया और कहीं ना कहीं मुगल शैली का प्रारंभ या विकास इनके द्वारा इस समय ये प्रारंभ होता रहा। देखिए कला की अगर हम बात करते हैं, कला में मुगल शैली की का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पूर्व का, अगर हम मैं कहूं सबसे पूर्व किस प्रकार से उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। देखिए आपने एक तूतीनामा पेंटिंग के बारे में सुना है, किसी ने सुना है तो बताइए। तूतीनामा, जी सर। इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर इसमें एक तोते की कहानी है। हाँ, इसमें 103 चित्र बने हैं शायद सर। और इस बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए जो ये मुगल काल का अगर हम बात करते हैं, ये अगर पूर्व का ये सबसे पहला ये चित्रांकन अगर हम मुगल काल का देखते हैं तो इसी को ही देखते हैं। तो जो मुगल काल की अगर हम बात करते हैं तो इस शैली से पूर्व का जो चीजें हम देखते हैं तो तूतीनामा का जो पेंटिंग आपकी हमने बात करी, जिसे टेल ऑफ ए पैरट के रूप में जो जानते हैं वर्तमान समय में, ठीक है, टेल्स ऑफ ए पैरट के रूप में हम इसको जानते हैं। आपने सही कहा कि तोते की ये तमाम चीजें हैं। क्या है ये, आप मुझे बता दीजिए जो ये तूतीनामा जो पेंटिंग है वर्तमान में किस संग्रहालय में रखी गई है, कोई बताएगा? बताइए, बताओ आरती बताइए। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। नहीं। और ये दूसरी मैम, आपका नाम क्या है, आप बताइए। सर बोस्टन संग्रहालय। देखिए क्यूलैंड, जो क्यूलैंड संग्रहालय है, क्यूलैंड के संग्रहालय में इसे रखा गया है। और ठीक है, एक और मुगल पेंटिंग है, एक अगर हम बात करें मुगल शैली का, एक और पेंटिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ ए हाउस के नाम से हम जानते हैं, हाउस ऑफ तैमूर करके जानते हैं, याद रखिएगा। एक और पेंटिंग है, एक तो पेंटिंग है आपकी तूतीनामा पेंटिंग है, और दूसरी एक पेंटिंग और है जो ये क्यूलैंड में जो रखी गई है। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ द हाउस ऑफ ए तैमूर करके ये कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई, इनकी जो शुरुआत हुई, ये मुगल चित्रकला में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अगर कहीं यहीं से कहीं ना कहीं मुगल चित्रकला का कहीं ना कहीं पंख लगे। और जो ये दो पेंटिंग मैंने जो बताई आपको, एक तो आपकी तूतीनामा होगी, साथ ही आपकी मैंने जिसे कहा प्रिंस ऑफ द हाउस ऑफ ए तैमूर की जो बात करी, इन दो पेंटिंगों की बहुत दफे या कई बार प्रतिलिपियां बनाई गई, कई बार इन पे पेंटिंग बनाई गई। जिस प्रकार से आपने देखा होगा मोनालिसा की हम जो पेंटिंग की बात करें, दुनिया भर में लाखों करोड़ों संख्या में इनकी पेंटिंगें बनी हैं। तो इसी प्रकार से ये मुगल शैली में, जो मुगल चित्रकला में जब मुगल काल का ये समय रहा, मैंने जब कहा कि अकबर का समय, जहांगीर का समय, जो ये पूरा रहा, आप अकबर से ले नहीं बाबर से लेकर जहांगीर के टाइम पीरियड को देखोगे तो इसके टाइम पीरियड में भी तूतीनामा की पेंटिंग कई बार बनाई गई थी, याद रखिएगा। अब जब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टरों के बारे में, अगर हम बात करें तो देखो आपके सामने मैं कह रहा हूं कि मुगल चित्रकला के विषय के बारे में बात करूंगी कि मुगल चित्रकला का विषय क्या रहा। अब विषय के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको पहले ऊपर ही कुछ चीजें बता रहा हूं, फिर जाके हम विस्तार में पहुंचेंगे, अलग अलग शासक को उसकी चीजों को विस्तार से समझेंगे, क्या रहा क्या नहीं रहा, ठीक है। जब मैं कहता हूं कि मुगल चित्रकला के विषयों की बात करते हैं तो मुगल चित्रकला के विषय क्या रहे, कोई बताएगा? आरती आप जानती है मुगल चित्रकला के विषय क्या है?
सर मुगल चित्रकला के विषय तो एक वो शबीब चित्र, मतलब राजा राजाओं के चित्र बनते थे, और मतलब पशु पक्षी के चित्र, प्राकृतिक दृश्य, और वो क्या बोलते हैं उसको, अ, चलिए मैडम, आप दूसरी मैम, आपका नाम क्या है? सर मेनका, हाँ मेनका सिंह। अच्छा, मेरी ये आंखें बहुत मुझे कंप्यूटर दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही तो वहाँ यूट्यूब में भी जा रही तो दिख नहीं पाता। ठीक है ना। चलिए देखिए, मुगल चित्रकला की हम विषयों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जब हम मुगल चित्रकला की बात करते हैं तो ये एक महान, मुझे लगता है कि आप सभी को लगता है, मुझे ही नहीं, एक महान विधा के रूप में हमारे सामने उभर के आए। अगर हम कहें भारत में अगर ये मुगल चित्रकला जो आई, कहीं ना कहीं भारत में जो चित्रकला का इतिहास को उनको पलटने में ये सक्षम रही, क्यों इसी ने ही दिशा दिखाई चित्रकला के क्षेत्र में कितना चीजें हुई, तो आगे हम देखेंगे। तो मुगल चित्रकला एक महान विधा के रूप में सामने उभर के आई, और इसमें कौन कौन से चित्र दृश्य बने, जैसे हमने कहा कि प्राकृतिक दृश्यों की तमाम चीजें रही, और अदालत जो दरबार में जो न्याय तर्क चीजें होती थी कि भैया राजा कहता था उसको सजा दे दे, उसका गर्दन कलम कर दीजिए, उसको कारागार में डाल दीजिए, इस पे इतने का जुर्माना ठोक दीजिए। तो इस प्रकार के जो जन जीवन की जो घटनाएं हुआ करती थी, उन घटनाओं को भी इस में सम्मिलित किया जाता था, और उस पर भी संबंधित क्या बनाए जाते थे, चित्रों को चित्रांकन किया जाता था। और साथ ही अगर हम बात करें, जहां पर जो राजा अगर कहीं पर शिकार की तरफ जा रहा है तो उस समय का भी दृश्यांकन कर रहा है, पशु पक्षियों का चित्रांकन हुआ है, और साथ ही आपके कहूं कहीं ना कहीं जो ऋतुओं का भी कहीं ना कहीं इसमें वर्णन किया गया है। और साथ ही अगर हम बात करें किस प्रकार से प्रेमियों को भी इसमें मद्देनजर रखते हुए प्रेमी जोड़ियों को भी क्या किया गया, इसमें बहुत शानदार तरीके से चित्रांकन किया गया। अगर हम बात करें राजा और रानी के बीच का जो प्रेम प्रसंग है, जो उनके बीच किस प्रकार से संवाद हो रहा है, तो उस संवाद को भी कहीं ना कहीं चित्रकार ने अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। ठीक है। अगर हम कहें नृत्य करती हुई जो नृत्यांगनाएं हैं, या जो मंजीरे बजाते हुए जो जो गायन कर रहे हैं, तो उनकी भी जो सभा मंडली का भी चित्रांकन इसमें किया गया है। और मुगल चित्रकलाओं की अगर हम बात करें तो अक्सर आप देखोगे मुगल चित्रकला में तो इसमें जो लड़ाइयों का सर्वाधिक रूप में चित्रांकन हुआ है, युद्ध से संबंधित चित्रांकन हुआ है। अगर मैं कहूं कि कोई शासक, मुगल शासक अगर युद्ध में जा रहा है, हाथी में बैठ के जा रहा है, तो चित्रकारों का एक दल भी उनके साथ जाया करता था, तो उस समय का भी चित्रांकन वो किया करता था। ठीक है। अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर अगर जा रहा है कहीं को युद्ध में, अगर कहीं जा रहा है तो अपने साथ वो क्या करता था, जो चित्रकारों को भी ले जाता था, और उस प्रकार के भी चित्रों को चित्रांकन किया करता था। तो पौराणिक प्रसंगों की भी यहाँ पर तमाम चीजों की पेंटिंग बनी है। आपको पता है कि जो हमारे भारतीय जो ग्रंथ हैं उनमें भी बहुत ढेर सारी जो पौराणिक कथाएं थी, जो दंत कथाएं हैं, उनके भी कहीं ना कहीं इसमें चित्रांकन है। उनके जो शरीफ हैं और सिपा सलार जो हुआ करते हैं, तो उनके भी चित्र इसमें बनाए गए हैं। साथ ही वन्य जीवन का भी चित्रांकन है, जो शाही किस प्रकार से शाही जीवन व्यतीत होना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं कि जो एक राजा है किस प्रकार से वैभवपूर्ण जीवन को यापन कर रहा है, वो घटना का दृश्यांकन भी हो रहा है। एक गरीब जो तबके में जो रह रहा है, वहां का भी चित्रांकन मुगल चित्रकारों ने बहुत बेहद शालीनता से किया है। अब इसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपस में घूमती हुई हमें देखने को मिलती है, कि इसलिए घूमती हुई देखने को मिलती है क्योंकि ये एक छोर से दूसरी छोर में एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये विषय इनके रहे। अगर हम देखें किस प्रकार से हिंदू पौराणिक कथाओं में जिस प्रकार से मुगल बादशाहों ने अपनी जो चित्रांकन करने की जो क्षमता थी उनके जो अनुवाद करे, साथ ही जो पौराणिक कथाएं रहीं तो बादशाहों ने उनकी जिस प्रकार से लंबी लंबी कहानियों को बयां करके उनको लिखा, उनका अनुवाद करा। जो चित्रकार, इसमें क्या था, जब कोई चित्रों को या कहें या कुछ कहानी को गढ़ा जाता था, उसमें बहुत शानदार तरीके से उसको लिखा जाता था, तो उसमें चित्रकार अपना क्या करता था, महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह करता था। अब वही एक ऐसा मात्र चश्मदीद ये था जो महत्वपूर्ण जो घटित घटनाओं का भी प्रत्यक्ष तौर पर चित्रांकन किया करता था। ये आपका क्या रहा, मुगल चित्रकला का ये विषय ये रहा, याद रखिएगा। अब जब हम बात करते हैं मुगल चित्रकला के इतिहास की, अगर हम बात करते हैं तो बड़ा ही शानदार इतिहास ये रहा है। देखिए, मुगल चित्रकला के अगर हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इतिहास कैसा रहा।
इतिहास की भी थोड़ा जानना हमें बड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे थोड़ा सा, पहले मैं आपको ओरली बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। देखिए हम बात करेंगे बाबर के चित्रकला के इतिहास के बारे में बात करेंगे, चित्रकला या उसके इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। तो बाबर के अंतर्गत जो मुगल चित्रकला की अगर हम बात करें, बाबर के काल में किस प्रकार से चित्रकला को विकसित हुई। देखिए जहां पर मुगल चित्रकला के अगर हम बात करते हैं तो बाबर के शासनकाल के दौरान कुछ भी विकास हमें देखने को नहीं मिला। किसके क्षेत्र के अंतर्गत? चित्रकला के क्षेत्र में। हाँ, विकास एक चीज तो देखने को अवश्य मिला। ये जो विकास देखने को मिला, उसने राज्य दर राज्य उसने क्या करा? युद्ध करा। युद्ध क्यों करा? वो भारत में जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य को विस्तारित करने रहा, तो जितना भी इसका जीवन रहा, उस जीवन काल में इसने संपूर्ण तौर पे ये चीजें युद्ध ही लड़ा। और अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बाबर क्या था, इसके शासन काल में बहुत, अगर हम बात करें इसका जो शासन काल देखोगे ज्यादा लंबा नहीं रहा है, ये अल्पकालीन इसका शासन रहा। और देखिए इसके समय में बेहजाद नामक एक चित्रकार था, बाबर के समय का ये बहुत महत्वपूर्ण ये चित्रकार माना जाता है। बेहजाद, जानते हो बेहजाद कौन था? जानते हो? आरती बताइए। जी सर, ये मुगल समय का चित्रकार था। ये बिहार, मैडम एक चीज बताइए, ये बेहजाद जो हमने कहा, तो इसको दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं? दूसरा किस नाम से? ये लड़के लोग तो बिल्कुल भी नहीं बोलते, कल भी ये नहीं बोले। अब ये मत सोचना ये बोलेंगे, ये एकदम साइलेंट रहते हैं। बताइए, जो बेहजाद को दूसरे किस नाम से हम जानते हैं? इसको किस नाम से पुकारा जाता है? बताइए मैम। कुछ हाँ या ना, इतना तो बोल सकते हैं आप। देखिए अगर हम बात करते हैं ना बेहजाद को, ये क्या था? बाबर के शासनकाल का एक नो मैम, ये जो था बेहजाद था बाबर का। ये जो बाबर था, ये इसके शासनकाल का बहुत बड़ा ये चित्रकार, महत्वपूर्ण ये चित्रकार रहा। और बेहजाद को अगर हम देखें, पूर्व का राफेल का के रूप से, पूर्व का राफेल करके नाम से इसे जाना जाता है। पता है कुछ? राफेल करके इसे जाना जाता है, याद आ रहा कुछ? बताइए आरती, समझ में आ रहा है? कभी पढ़ा? पूर्व का राफेल। हाँ, बेहजाद को पूर्व का राफेल करके इसे कहा जाता था। देखो जो तैमूरी जो चित्रकला शैली की अगर हम बात करते हैं, तो जो हम जहां पर अगर हम बात करते हैं, तो आपने तैमूर से संबंधित जो चित्रकला की अगर हम बात करें, तैमूरी चित्रकला भी उसे कहा जाता है, वो शैली भी उसको कहा जाता है। ये अपने चरम पे कब थी? चरम पर ले जाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? ठीक है, तो चरम पर ले जाने का जो श्रेय जिस चित्रकार को जाता है वो बेहजाद को ही जाता है। इसी को ही तैमूरी चित्र शैली या तैमूरी चित्र शैली जिसे हम कहते हैं, तो इसको ले जाने का जो श्रेय रहा वो कोई और नहीं, वो आपकी बेहजाद ही वो व्यक्ति था जिसने इस शैली को शीर्ष पर पहुंचाया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आता है हुमायूं